एडी यानी एनो डोमिनी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से तिथियों का निर्धारण किया जाता है, एडी एनो डोमिनी बीसी बिफोर क्राइस्ट। जय हिंद, क्या खबर बानी, सब ठीक बा, हमरा भी सब ठीक बा। तो आज के इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं इतिहास के एक नए टॉपिक को, हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज के इस क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से पुराने जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, और हमारे देश में खेती की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरीके से हमारे देश में नदियों की जाल बिछा हुआ है, इन सब को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे इस चैप्टर का नाम अगर बात करें तो इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था, इन सब को आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास का खोजी आप लोग को सबसे पहले बता दें तो इसका खोजी था हेरोडोटस। हेरोडोटस को इसका पिता माना जाता है। तो इतिहास को अगर कोई व्यक्ति याद नहीं रखता है तो उसको ऐसे कंपेरिजन किया जाता है कि उसका याददाश्त गुम गया हो, वो मतलब उसका याददाश्त एकदम खत्म हो गया हो, उसका आईक्यू पावर खत्म हो गया हो, तो कुछ इस तरीके से उसको माना जाता है। तो चलिए, इतिहास को हम लोग क्यों याद रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कल क्या खबर हुआ था, कल हमारे देश में क्या हुआ था, हमारे बगल में क्या हुआ था, हमारे घर में क्या हुआ था, हम इन सबको तो जान लेते हैं। लेकिन करोड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले किस तरीके से क्या क्या हुआ था, किस तरीके से राजा महाराजा रहते थे, किस तरीके के वहाँ पे नीति अपनाए जाते थे, उन सबको हम लोग को समझने के लिए इतिहास को देखना पड़ता है। तो इतिहास को हम लोग के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एग्जाम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, काफ़ी यहाँ पे एग्जाम है, इन सब में पूछा जाता है। और बिहार सीटेट जो है इसमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं इतिहास के इस नए चैप्टर को हम लोग आज के इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास यानी हिस्ट्री। तो आज के इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इन सब को हम लोग देखते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्या मतलब क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, इन सब को हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। तो चलिए आज के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इतिहास, तो इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को पहले बताएं कि किस तरीके से अगर हम लोग इतिहास को नहीं जानते हैं तो उसका मतलब वो दिमाग खाली हो गया है, वो दिमाग याददाश्त भूल गया है, उसके तरीके से उसको कंपेरिजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग बात करते हैं कि इतिहास को क्यों याद रखना जरूरी होता है। तो इतिहास को याद रखना इसलिए जरूरी होता है कि जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी में किस तरीके से लोग उन्नति करेंगे, किस तरीके से लोग कारनामे को अंजाम देंगे। क्योंकि देख सकते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ उलटफेर होते ही रहता है। तो किस तरीके से मतलब आने वाले दिन में किस तरीके से लोग पुराने बातों को सीख करके आगे काम करेंगे, जो पुराने गलती पीछे दोहरा दिए गए हैं उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। और वहाँ पर राजाओं महाराजाओं किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस तरीके से तालीम हासिल करते थे, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे पता लगाएं किसी भी चीज़ के बारे में, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे पता लगाएं। तो किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए हमें कुछ ना कुछ सामान चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो तभी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आता है पांडुलिपि, पुरातत्विक वस्तु, अभिलेख। क्या क्या हम लोग को जरूरी होता है, तो हम लोग को कुछ चीज़ों की जरूरी होती है। यहाँ पे पांडुलिपि से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुरातत्विक वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुरातत्विक वस्तु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अभिलेख जो होते हैं हम लोग उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे गुप्त लिपि, कुछ गुप्त लिपि होते हैं, गुप्त लिपि जैसे हम लोग हिंदी करते हैं तो ये क्या है, ये देवनागरी लिपि है। तो लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं हिंदी तो हम लोग वो हिंदी भाषा, वो क्या है, भाषा बोलते हैं। लेकिन लिखते हैं तो क्या हो गया, लिपि। तो गुप्त लिपि का प्रयोग, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। पांडुलिपि से, पुरातत्विक वस्तुओं से, पुरातत्विक वस्तु मतलब जो पुराने सामान है उससे, अभिलेखों से, अभिलेख जो है राजाओं महाराजाओं द्वारा जो पत्थर पर अलग कठोर चीज़ पर जिसको खरोच के किया गया है, जिसको पिरो कर उसको किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। और गुप्त लिपि में हम लोग क्या देखते हैं, तो कुछ गुप्त लिपि ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम लोग संकेतों के आधार पर, उस समय जो सिचुएशन था उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि उस समय राजा महाराजा किस तरीके से रहते थे,
इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो इन सब से हम लोग क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो कैसे पता लगाएं, तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग जानकारी को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों से हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सभी को समझते हैं। तो पांडुलिपि, पांडुलिपि तारपत्र या कुछ इस तरीके से और भी इसमें आते हैं। तो पांडुलिपि, पांडुलिपि ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरीके के आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, किताब में आप लोग को दिया हुआ होगा। तो पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता है, तो पांडुलिपि में कुछ ऐसे बातों को लिखा जाता था जो राजाओं महाराजाओं द्वारा होता था, जो आम लोगों के जीवन से रिलेटेड होता था, जो उस समय जो शिल्पकार जो लोग रहते थे उसके बारे में, किसान किस तरीके से रहते थे, कारीगर किस तरीके से रहते थे, शिल्पकार किस तरीके से रहते थे, और आम लोगों का जीवन कैसा था राजाओं महाराजाओं के प्रति उनका जीवन कहता था, हम लोग उसको देखते हैं। और पुरातत्वविद, पुरातत्वविद उस पुरातत्वविद व्यक्ति कोई होता है। तो पुरातत्वविद व्यक्ति किसे कहते हैं, जो पुराने चीज़ों, इतिहास के जो चीज़ों का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद व्यक्ति कहते हैं। तो पुरातत्वविद व्यक्ति किससे अध्ययन करते हैं, तो पुरातत्वविद में जो पुराने सामान मिले हैं उसी का वो अध्ययन करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं। अभिलेख, अभिलेख में क्या होता है, अभिलेख में कहीं पहाड़ों पर, कहीं गुफाओं पर, कहीं ऐसे जगह पर जो कठोर हो और उसमें खरोच के, उसमें एकदम कुरेद के उसमें लिखा गया है राजाओं महाराजाओं के बारे। इसी से रिलेटेड एक है मिस्र के राजा के बारे में, मिस्र के राजा एवं रानी के बारे में मिला है। तो 5000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व BC, 5000 ईस्वी पूर्व बिफोर क्राइस्ट में क्या मिला है, वहाँ के राजाओं के बारे में मिला है। तो उसे किस तरीके से पता किया जाता है, उसे गुप्त लिपि के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। उसमें जो चिन्ह है उसके अलग अलग भाषा कुछ इस तरह से देखेंगे, इसमें अलग अलग भाषा कुछ इस तरीके से अलग अलग भाषा रहते हैं। ऐसे जैसे आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, छोटे बच्चे का काम होगा, लेकिन ये क्या है, ये भाषा है और इसको मतलब वहाँ के मातृभाषा लोग इसको इस तरीके से उसको पढ़ के समझ के बताया कि ये राजा महाराजाओं द्वारा ये लिखा गया कहानी है। तो एक बड़े राजा जो था मिस्र का उसके बारे में वो लिखा गया था। तो कैसे पता लगाए, हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगले टॉपिक क्या है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि हम लोग अतीत के बारे में जानकारी हासिल क्यों करते हैं। अतीत के बारे में अगर हम लोग जानकारी हासिल करते हैं तो ये जानकारी क्यों हासिल करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या जानकारी हासिल करते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं उसको लिखते हैं। अतीत के बारे में, अतीत के बारे में, अतीत के बारे में, अतीत के बारे में हम लोग अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम लोग उस चीज़ों को जान सकते हैं जो पुराने लोग रहते थे, किस तरीके से किसान काम करते थे, किस तरीके से कारीगर रहते थे, किस तरीके से राजाओं महाराजाओं का जीवन था, किस तरीके से मतलब उसका प्रकृति था, वो लोग क्या खाते थे। अभी आप लोग देखेंगे अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार आप लोग देख सकते हैं कि भारत के लगभग पूर्व और दक्षिण में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप लोग देखेंगे तो उस वहाँ पे अभी भी आदि मानव जो पहले का था वो अभी भी आप लोग को दिखाई देगा। वहाँ के लोग अभी भी जानवरों का शिकार करते हैं, अभी भी फल को तोड़ते हैं, अभी भी मत्स्य को झलसा करके वो लोग खाते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरीके के आदमी अभी भी वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि अभी भी क्या उस तरीके के आदमी है। तो उस तरीके के लोग, वहाँ के लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, किस तरीके से अपने बदन को ढकते थे। देख सकते हैं कि आदि मानव लोग ज़्यादा आप लोगों को देख सकते हैं फोटो में दिखेंगे कि नंगे वो रहते थे, नंगा वो दिखाई देगा। तो वो क्या पहनते थे, बाद में वो पेड़ के पत्तियों को पहनने लगा, फिर धीरे धीरे जानवरों के छाल को पहनने लगा और धीरे धीरे ये कपड़ा में परिवर्तन हो गया। जब ये धीरे धीरे विकसित होते गया। तो हम लोग क्या अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, राजाओं महाराजाओं, आम लोगों के जीवन, कृषक, कारीगरों, शिल्पकारों, किस तरीके से वहाँ पे उस तरीके से वहाँ पे नगर बैठाए गए थे, किस तरीके से नगर का विकास हुआ, इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम लोग पढ़कर हम इन सब के बारे में जान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अतीत के बारे में पढ़कर हम लोग। अब बात करते हैं कि आरंभिक लोग कहाँ रहते थे। अब बात करते हैं कि आरंभिक लोग कहाँ रहते थे। तो आरंभिक लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आरंभिक लोग कहाँ रहते थे, आरंभिक लोग कहाँ रहते थे। तो आरंभिक लोग के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले आया कहाँ से था, इसको हम लोग समझते हैं, हमारे देश के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ईरान एवं इराक देश के पहाड़ियों की तलहटी में क्या हुआ था, खेती की शुरुआत हुआ था। कब खेती की शुरुआत है, आज से 8000 से 10,000 साल पहले। कब हुआ था, आज से 8000 साल से 10,000 साल पहले। लेकिन जब ये भारत में आया तो 5 से 6,000 साल बाद, ये 5 से 6,000 साल जब हुआ तब ये आया, लगभग 2 से 3,000 साल बाद ये भारत में विकसित हुआ। तो किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो हमारे देश का नाम
नाम किस तरीके से देख सकते हैं, हिंदुस्तान पड़ा, किस तरीके से भारत पड़ा, किस तरीके से इंडिया पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत, भारत, इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदोस, भारत, इंडिया, हिंदोस, किस तरीके से ऐसा पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ईरान और ईरानियों जो सबसे पहले हमारे देश में आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे देश में आया और हमारे देश में सबसे पहले एक नाम था, क्या था, इंडिया शब्द इंडस से निकला था। किससे निकला था, इंडिया शब्द इंडस से निकला था। तो इंडिया शब्द जब इंडस से निकला था तो इसे संस्कृति में क्या कहते हैं, इसे संस्कृति में हम लोग कहते हैं सिंधु। हम इसलिए इसे संस्कृति में क्या कहते थे, इसे हम लोग संस्कृति में कहते थे सिंधु। तो सिंधु कुछ इस तरीके से कहा, तो ईरान और ईरानियों जो लोग आया वो सिंधु नहीं कहा, वो इसे क्या कह दिया, वो इसे कह दिया कुछ इस तरीके से, वो इसे कुछ इस तरीके से कह दिया हिंदोस। वो इसे क्या कहते हैं, हिंदोस या इंदोस, हिंदोस या इंदोस, इंदोस, हिंदोस या इंदोस। क्या कहा, ईरानियों और ईरानियों ने क्या कहा, सिंधु को क्या कहा, हिंदोस। और इंडिया इंडस से निकला था, इंडस, इंडिया कहाँ से निकला था, इंडस से। इंडस को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, सिंधु। इंडस को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, सिंधु। सिंधु को जब ईरानियों और ईरानियों ने जब आया तो वहाँ पे सिंधु को क्या कहा, उन्होंने सिंधु, हिंदोस या इंदोस कहा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे समाज में भ्रामियाँ फैल गई। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान होते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो कुछ इस तरीके से हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान मतलब कुछ इस तरीके से ईरानियों और ईरानियों ने जो कहा था उसी के। और भारत किस तरह से नाम पड़ा था, भारत नामक एक मानव समूह के नाम से क्या पड़ा था, भारत नाम पड़ा था। क्या पड़ा था, भारत नाम पड़ा था। भारत नामक मानव समूह के नाम से क्या नाम पड़ा था, भारत नाम पड़ा था। और अगर हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान कुछ इस तरह, इंडिया इंडस से निकला था। और अगर आर्यावर्त, अगर आप लोग समझेंगे तो हमें जहाँ तक मालूम होता है कि आर्यावर्त, आर्य समाज जो सबसे पहले आया था हमारे पंजाब या गुजरात राज्य में कुछ इस तरह से आया था। तो आर्यावर्त इसी से रिलेटेड होगा लगता है। तो आर्यावर्त इसी से रिलेटेड हो सकता है। तो आर्यावर्त हमारे देश का कितना नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त, 4 नाम है। कितना नाम है, 4 नाम है हमारे देश का। तो हम लोग कहाँ समझते थे, आरंभिक लोग कहाँ रहते थे। तो आरंभिक लोग के बारे में बात करें तो आरंभिक लोग सिंधु घाटी सभ्यता, 4700 ईस्वी पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता 4700 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले आता है 8000 ईस्वी पूर्व, 8000 ईस्वी पूर्व, 8000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, 8000 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे उपस्थित है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और इसके दयाराम सहनी है और 1921 में इसकी खोज हुआ था। कौन किया था, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी 1921 कब किया था, दयाराम सहनी 1921 में क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा, यहाँ पे आप लोग देखिए कि सिंधु फिर हो गया हड़प्पा। तो सिंधु को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में कभी आए तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और वहीं पे एक सभ्यता हुआ, क्या हुआ, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखाल दास बनर्जी। कब किया, 1922, रावी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। तो इस तरीके से हो गया। तो आर्थिक आरंभिक लोग कहाँ आए, आरंभिक लोग कुछ इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता सबसे पहले आया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2500 ईस्वी, उसके बाद हम लोग बात करें तो 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व। ये जो यहाँ पे जितना भी देखे ये सब ईस्वी पूर्व में होगा। कितना, क्या में होगा, ईस्वी पूर्व में। तो 2500 ईस्वी पूर्व में जब गंगा यमुना के किनारे क्या हुआ, मगध साम्राज्य के बारे में आप लोग जानते हैं। बिंदुसार, अशोक, किस तरीके से एकदम पूरे मगध साम्राज्य एकदम पूरा एकदम सबसे पहला साम्राज्य तो अगर बात करें तो हिंदुस्तान का ही आता है और मगध साम्राज्य आता है। तो किस तरीके से किया, तो ये हमेशा नदियों के किनारे होते हैं। नदियों के किनारे क्यों होते थे, कि नदियों के किनारे होने के कारण, गंगा नदी के किनारे था मगध साम्राज्य। तो क्यों था नदी के किनारे, नदी के किनारे के होने के कारण मतलब इससे आवाजाही आसानी से हो जाता था। देख सकते हैं कि उस समय जो नाव होते थे, नाव के द्वारा ही सब तय किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह। पशु चरण, हम लोग जो पानी पीते थे वो नदी से ही हासिल कर लेते थे। अभी तो हम लोग
मतलब टेक्नोलॉजी विकसित हो गया तो अलग अलग प्रकार से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहाँ हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो क्यों, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का भी यही कारण रहा होगा। तो इस तरीके से नदियों के किनारे अधिकतर सभ्यता उस समय का हुआ करता था। तो आरंभिक लोग कहाँ रहते थे, तो आरंभिक लोग कुछ इस तरीके से देखिए कि सिंधु सभ्यता का विकास हुआ किस तरीके से, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ किस तरीके से, मगध साम्राज्य का विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग समझिए। अब हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आरंभिक शहर कौन थे। तो आरंभिक शहर कुछ इस तरीके से था। इतिहास के बारे में हम लोग किस तरीके से जानकारी हासिल करते हैं, तो इतिहास के बारे में हम लोग कुछ इस तरीके से जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम लोग तिथियों की निर्धारण की बात करते हैं, तो तिथियों का निर्धारण हम लोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग कभी ईस्वी पूर्व, कभी ईस्वी लिख देते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं, कभी एडी लिख देते हैं, कभी बीसी लिख देते हैं। तो ये क्यों लिख देते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो ईस्वी का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ईस्वी जो माना जाता है लगभग 2000 यहाँ पे अभी तो 2023 अभी चल रहा है। तो 2000 ईस्वी हम लोग यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पे 21वीं सदी चल रहा है। 2000 ईस्वी हम लोग यहाँ पे मानते हैं, क्या मानते हैं, 2000 ईस्वी अभी हम लोग मानते हैं 2023 ईस्वी। तो इसको काल को 2000 माना जाता है। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के 2023 साल बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के 2023 साल बाद अभी हम लोग जो है प्रेजेंट, ईसा अलैहिस्सलाम के 2023 साल बाद हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और उससे पूर्व ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म मान लीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 0 मान लीजिए। कुछ इस तरीके से चलते यहाँ पे क्या हो गया 2023 कुछ इस तरीके से हो गया। और कुछ इस तरीके से इधर जो आएगा इधर किस तरीके से जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इस तरीके से 100 माइनस होते चले जाएगा। तो माइनस होते चले जाएगा। तो इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, जब 0 से इधर, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो गया। उसके बाद इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इसी वाले को बोलेंगे एडी क्या कहेंगे हम लोग, एडी यानी एनो डोमिनी। और इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बीसी। इधर वाले को क्या कहेंगे हम लोग, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के पूर्व का काल। और एडी हम लोग कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के बाद का काल, जब वो जन्म हो गया उसके बाद का काल को हम लोग क्या करेंगे, एनो डोमिनी कहेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कुछ इस तरीके से ईस्वी, इसको हम लोग ईस्वी, और इसको कुछ इस तरीके से ईस्वी पूर्व। काफ़ी आप लोग को इतिहास के जो ये है आप लोग को काफ़ी यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 8000 साल पहले ईरान इराक देश में क्या हुआ, खेती की शुरुआत हुई। तो कब हुआ था ये मतलब 8000 साल ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ था ये, ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, ईस्वी पूर्व हुआ था। 4700 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 4700 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता 4700 ईस्वी पूर्व। मगध साम्राज्य 2500 ईस्वी पूर्व। तो कुछ इस तरह से ईस्वी पूर्व जितने भी हैं वो चले जाएगा, कहाँ पे चले जाएगा, वो बीसी में चला जाएगा। ईस्वी पूर्व जो भी है वो बीसी में चला जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। और जो ईस्वी है अभी ईस्वी में प्रेजेंट है, तो 2000 से जो इधर है वो 2000 से 1 से 2000 तक 2023 तक जो है उसको किधर रखा जाए, एडी यानी एनो डोमिनी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके से तिथियों का निर्धारण किया जाता है, एडी एनो डोमिनी, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो आज के इस क्लास यहीं तक था। क्या कब कहाँ और कैसे, तो क्या कब कहाँ और कैसे, तो किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या हुआ, किस तरीके से इतिहास में परिवर्तन हुआ, कब हुआ, तो कब यहाँ पे आप लोग डेट वूट देख लिए। कहाँ हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा हो गया, यहाँ पे मगध हो गया कुछ इस तरीके से। और कैसे हुआ, तो कैसे हुआ ये जब मतलब लोगों को ज्ञान आने लगा कि हम लोगों को अच्छे तरीके से जीवन बिताना चाहिए, तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करने लगा और धीरे धीरे ये उच्चतम अवस्थाओं में जाने लगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा समाज धीरे धीरे बदलता रहता है। तो इतिहास के नए क्लास में फिर कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।